गुड मॉर्निंग। और बच्चों एडमिट कार्ड हाँ बच्चों, मैं कह रहा था एडमिट कार्ड्स आ गए आपके। क्या डेट्स आई हैं? ट्वेंटी 25, 26। यही 3 डेट्स में होंगे सबके ना, 24, 25, 26। ठीक है। हाँ बच्चों, बताओ डाउट्स। हाँ बोलो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपको बस सिंपली उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, राइट? तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इसमें क्या करना होगा आपको? पूरा डिराइव करना होगा कि इसका आंसर देखो। ये तो ना मतलब मानिक क्या बात कर रहा है, सोच के तो बोलो कुछ। ये तो अगर माइंड में डाउट आए भी, कैसे चेक करोगे? एन को 2 डाल के चेक कर लो कि क्या बनना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है आंसर, और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस केस में। तो एन को 2 पुट करके चेक कर लो। 13th क्वेश्चन।
For a mass m kept at center of a cube of side A, the flux of, ये बच्चों p नहीं है, पाई है। तो इससे बच्चों आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करके। ठीक है, मतलब सारा कुछ उससे कंपेयर करके निकाल दो कि भाई अगर चार्ज क्यू रखा होता तो फ्लक्स क्या होती, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती, राइट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का ग्रेविटेशन में इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे, नॉर्मली आपका के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और वहां पे क्या होता है ग्रेविटेशन में, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है कि क्यू की जगह एम आ रहा है और के की जगह जी आ रहा है, राइट। तो आपने यहाँ पे एम लिख के यहाँ इप्सिलॉन नॉट का जी बना देना, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज जी, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, 4 पाई जी, उससे बन जाएगा आंसर। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2, ये भी हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैट से कि ऐसा होता है। कि वो इंडिपेंडेंट आता है। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आएगा कि नॉट करेक्ट वाला, मतलब ए या बी? एम्बिगुअस है, जैसे कि इन क्वेश्चंस में हमेशा होता है। नॉट करेक्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए, मतलब अगर हम स्टेटमेंट 2 पढ़ें तो ये तो उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स पे करता है, बट अब स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स में तो जरूरी थोड़ी है कि एम की पावर 1 से ही कर रहा हो, एम स्क्वायर भी हो रहा हो सकता है, एम क्यूब भी हो रहा हो सकता है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रीजन नहीं है। तो आपको पता ही है वो थोड़ा सा एम्बिग्विटी होती है। आगे, फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकलेगी, आप एनर्जी कंजर्व करोगे और मोमेंटम कंजर्व करोगे। ठीक है, मतलब दो अननोन्स हैं आपके V1 V2, कि पहले उनके बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन थी, बाद में आर हो गई, तो आप उनके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंजर्व मोमेंटम एंड देन एनर्जी, उससे V1 V2 निकल आएंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकलेगी, V1 प्लस V2 करके। V1 V2 निकल आए तो उससे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी तो हम सीधा भी निकाल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब इनिशियल एनर्जी जीरो है ना, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जीरो होना चाहिए, तो काइनेटिक इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल बन जाएगी। तो ठीक है ये भी। ठीक है, सी स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि दोनों बॉडीज
एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही हैं और वो इक्वल फोर्स है। राइट? तो आप कोई भी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो वो दोनों का कैंसिल ही हो जाएगा। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट बनाना पड़ेगा और वो बहुत सिंपल है कि अगर हम ऐसे एक रिंग लेते हैं, उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लें, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? आप देखो मासेस में कितना डिस्टेंस है, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी -GMM अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो उसका डिफरेंस ले लो, उससे निकल आएगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह करो कि जो पॉइंट P है उस पे बाहर वाली शेल के कारण तो पोटेंशियल वो होगा जो उसकी सरफेस पे है, और अंदर वाली शेल के कारण क्या होगा, जो उससे आर डिस्टेंस पे होता है पॉइंट मास के लिए। फिफ्थ का क्या कह रहे हो आप आंसर? ये फर्स्ट और फोर्थ तो सेम है ना? अच्छा, एक में यूनिफॉर्म है, एक में नॉन यूनिफॉर्म है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है। फिफ्थ में बच्चों आप कह रहे हो पीछे डी दिया होगा आंसर। BC तो हमने देख ही लिया कि ठीक है। ए सॉल्व करके निकाला है क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनती है? ये किया है किसी ने? आरुष, किया है ये? तो मतलब इसका आंसर गलत? हाँ, तो डी ठीक तो है फिर। हाँ, उन्होंने पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था करेक्ट, और फिर ये आंसर हो जाता है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि एबीसी तीनों ठीक है। आगे। 9th क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बस। उस पॉइंट पे मतलब अगर एस्केप टू इन्फिनिटी करना है तो फाइनल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, तो इनिशियल एनर्जी जीरो कर दो उस पॉइंट पे। आगे बच्चों। तो प्लैनेट का रेडियस एनआर हो गया, सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रही है वो 4 nr हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस। तो देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, gm/r² और प्लैनेट का रेडियस है nr। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट, gm/n²r² की। हमें सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो उससे आप सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बन गई, ओमेगा इंटू 4 nr, और ये होती क्या है, √gm/r। ठीक है ना? तो वो दिया हुआ है ना कि प्लैनेट का रेडियस n टाइम्स है r के। तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल के निकल आएगा। आगे बचाओ। डन। ओके।
ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों गलत है। गलत इन द सेंस कि मतलब हमारे लेवल पे ये हो ही नहीं सकता। वो जिस तरह से मतलब बुक्स में कर देते हैं वो धक्के से कर देते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन पक्का कैंसिल हुआ होगा उस साल। ठीक है, मतलब देयर इज नो वे कि जिससे आप ये निकाल पाओ सीधा कि ई से एम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, और वो भी केपलर्स लॉज लगा के। फिफ्थ क्वेश्चन, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कैसे निकालोगे? माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, पक्का माइनस की गलती की होगी। क्यों गुनीश? क्या करना है? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्या बन गया देखो, माइनस डी आर क्या बन गया? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्या आ गया अंदर? 5 dx प्लस 12 dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आएगा? माइनस तो एक बाहर है ही, 5 × 7 प्लस 12 × dy क्या है? -3। तो आप ये देखो, ये 35 माइनस 36 माइनस तो माइनस माइनस प्लस 4 आना चाहिए। ठीक है, वैसे ऑप्शन से देख के ऐसा लग रहा था कि 1 और 3 में से होगा पक्का आंसर, कि दोनों प्लस माइनस में, बट 4 बनता है। यस, 9th में मैक्सिमम नहीं मिनिमम आना चाहिए था, उससे ज्यादा देंगे तो भी हो ही जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल गैलेक्सी। तो बेसिकली आपको जैसे हम इनफाइनाइट वायर के कारण लिखते हैं ना, वैसे लिखना है कि एक सिलेंडर के कारण डिस्टेंस आर पे फील्ड, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना है। तो आपको ख्याल होगा कि वायर के कारण जो फील्ड होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपका किस टाइप का बन जाएगा कि कुछ k/r इज इक्वल टू mv²/r। तो आपका v जो है कांस्टेंट आ गया। ठीक है,
तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर बाय वी, तो आर के प्रोपोर्शनल आ गया। सिक्स्थ में क्या करना है, बड़े के कारण माइनस छोटे के कारण, बस सब्ट्रैक्ट करना है सीधा। फोर्टींथ क्वेश्चन, बिल्कुल उसको वैसे करो, गॉस लॉ की तरह, जैसे चार्ज डेंसिटी दी हुई है, राइट? तो उससे फील्ड निकालो कि अंदर फील्ड किस तरह से वेरी करेगी, बाहर फील्ड किस तरह से वेरी करेगी। हमने गॉस लॉ में लिखा था ना अभी एक्सप्रेशन, तो वो कैसा बनेगा, E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू, ये पहले मैं अंदर वाला बता रहा हूँ, 0 to r k/r इंटू 4 पाई r² dr। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे, पहले एक r कट गया, फिर इंटीग्रेट होके r² बनेगा, तो वो कट रहा है, r की टर्म ही कट जाएगी। बस इससे ही पता चल गया कि वो r पे डिपेंड नहीं करेगा, तो 3 आंसर आएगा। हाँ बच्चों, और कुछ? डन बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीक से आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं, है ना? सबने उनको पक्का देना है, पूरी सीरियसनेस के साथ देना है, ठीक है? एंड बच्चों उसी टाइम पे देना है जब आपका स्लॉट है, ठीक है? मतलब आप सबके पास एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, तो ये कर देंगे उसमें, ठीक है, कि रिजल्ट साथ के साथ आ जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। यस, आई क्वेस्ट में भी दे सकते हो आप, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि 2 आके थोड़ा और सीरियसनेस बनती है। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है कि मतलब जो आपका टाइम आया है ना, क्या टाइमिंग्स है बच्चों, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का 9 to 12 है या 10 to 1? मॉर्निंग 9 to 12 और फिर 3 to 6, ठीक है।
तो वो जो टेस्ट होंगे ना आपके बच्चों नेक्स्ट वीक, बेसिकली हम तो सारे टेस्ट ओपन कर देंगे। मतलब जैसे जो मान लो मंडे को भी टेस्ट है तो वो ओपन तो रहेगा। ठीक है? बट बट आप तो पक्का मंडे को ही दो, नॉट दैट कि आप उसको डिले कर लो। क्योंकि रोज़ टेस्ट है, आप 1 दिन छोड़ोगे तो आपका मतलब ये है कि वो मिस ही होगा। अ, तो बट हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसको जो आपके एडमिट कार्ड के टाइम है ना, उसी पे ही दो। एंड बिल्कुल उतनी ही सीरियसली कि बिल्कुल हिलना नहीं है, कुछ नहीं करना। अ, अपने पास वैसे ही A4 शीट्स रख के, बिल्कुल सेम एग्ज़ाम लाइक सिचुएशंस में ही दो उसको, मास्क पहन के। हाँ, ऐसे कर देंगे कि 9 टू 6 ही ओपन रहेगा। हुँ। येस, संगरूर सेंटर विल आल्सो बी ओपन, वहाँ पे भी दे सकते हो आप। थोड़ा-सा बस एक बार ना विपिन सर से टाइम का पूछ लेना, मतलब मेरे ख़्याल से वो 9 बजे नहीं खुलता, शायद 10 बजे खुलता है, मुझे पता नहीं है। तो टेस्ट विंडो तो चलो थोड़ी ओपन रहेगी, ज़्यादा बड़ी, क्योंकि कई बार किसी का कोई इंटरनेट का इश्यू होता है या कुछ है, बट आप प्लीज़ अपनी तरफ से उसको पूरा सीरियसली दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एंड बच्चों एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट कि ना आपको फीलिंग ये आएगी कि यार अभी तो हम पूरे प्रिपेयर्ड ही नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दें? जिस कारण से आप ना उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे, कि आपको लगेगा कि नहीं यार मंडे वाला नहीं, मैं तो थर्सडे तक पूरा रिवाइज़ कर लूँगा, फिर थर्सडे से दूँगा मैं या कुछ भी ऐसा। ये बच्चों फीलिंग ना कभी नहीं आती। मतलब ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भई, अब तो मेरी पूरी तैयारी है, मैं अब एक फुल सिलेबस टेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है? तो वो मतलब एक टाइम के बाद एक बस जैसे कहते हैं ना कि एक भरोसा रख के छलांग मारनी पड़ती है पानी में, ये वो वाली बात है। तो अब चाहे आप ये सोचो कि हाँ यार, इस वीक तो मैंने सिर्फ ग्रेविटेशन ही किया था फिज़िक्स का, अगले वीक अब मैं पूरा कैसे दे दूँगा? कोई बात नहीं, मतलब अब वो एक लीप ऑफ फेथ लेके बस टेस्ट देने हैं मंडे से। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो आप टेस्ट दो, उनको हर रोज़ के हर रोज़ रिव्यू करो कि उसमें क्या गलती हुई, ठीक है? कोई फ़ॉर्मूला जो भूल जा रहे हो या कुछ भी है, उसको नोट करो और बस उतने पार्ट का रिकैप लेते रहो। ऐसे कोई बहुत प्रॉपर थ्योरी रिवाइज़ करने का टाइम अब आपको नहीं मिलेगा कमिंग वीक में, राइट? और वो ऑब्वियस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, टेस्ट्स बच्चों देखो, अ, एक बात और बच्चों समझो, जब टेस्ट्स इतनी शिफ्ट्स में होते हैं और मतलब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट्स होते हैं ना, तो टेस्ट के लेवल में अ, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है कई बार। मतलब समथिंग लाइक कि जो टेस्ट आप मंडे को दोगे फुल सिलेबस टेस्ट, वो आपका अ, उसमें तो आपका स्कोर जो है मतलब मान लो 300 में से 270 आ गया। अगला टेस्ट में आपका स्कोर 240 रह गया, राइट? तो प्लीज़ डोंट पैनिक। ये मत सोचना कि भई हाँ जी, मेरा टेस्ट खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अ, ये तो मतलब आपको पता ही है कि परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम है, राइट? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक टेस्ट में किसी के टॉपर के 300 आ रहे हों और दूसरे में दूसरे स्लॉट वाले टॉपर के 260 ही आ रहे हों, है ना? ये तो डिपेंड करता है कि कैसा टेस्ट आया है। तो अननेसेसरीली परेशान मत होना उस टाइम पे। आपको ये कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है कि भई हाँ, अगर कोई टेस्ट टफ आया है तो वो सबके लिए है, राइट? तो उसमें सबके मार्क्स कम आएँगे। मतलब यू ऑल नो दिस कि मार्क्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एज़ सच। और थोड़ी तो वैरायटी होएगी।
ओके, चलो ठीक है बच्चों, लग जाओ फिर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक में डिस्कशन क्लास होएगी, मतलब आपके टेस्ट्स की, तो वो आप टेस्ट डिस्कस कर सकते हो। जिसका स्लॉट लेट है, बस टेस्ट देते जाओ और कुछ नहीं करना, अच्छे से रिवाइज करते, मतलब अ, मतलब अगर आपका टेस्ट मान लो लेट है बच्चों, जैसे मान लो 25 को भी है या 26 को भी है, तो एक चीज़ जो ज़रूर करनी है वो ये है कि ऑनलाइन पेपर तो आ ही जाता है ना? तो मैं शेयर भी कर दूँगा आपके ग्रुप्स पे, उसको ज़रूर देख लेना कि आया कैसे? एनटीए की साइट पे तो थोड़ा लेट आएगा, उसी दिन नहीं आता। वो मेमोरी बेस्ड पेपर आ जाता है, तो उसको ज़रूर देख लेना, तो आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का आया है पेपर, राइट? चलो, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।